हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू द सावल क्लासेस। मैं विनीत खुंगर आपका सावल क्लासेस के इस ओपन प्लेटफॉर्म में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। तो ये हमारा स्टूडेंट सीटेट ओरिजिनल पेपर सोल्यूशन जुलाई 2019 पेपर 2। तो पेपर 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जो है वो जुलाई 2019 में सीटेट द्वारा आयोजित जो पेपर 2 है सीटेट का, उसके बाद उसके जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के 30 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म पर जैसा कि हम लोग जो है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो सावल क्लासेस के दिए गए नंबर पर आप कॉल करें। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और क्लिक बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको टाइम टाइम पर जो है वो वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और जो है हमारे ज्ञान के अंदर बढ़ोतरी होती रहे। तो ये जो सीटेट के पेपर है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ताकि जो है वो हमारा इस पेपर को क्रैक करने का जो है वो सपना भी साकार हो जाएगा। तो सावल क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो आइए स्टूडेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के पहले जो है वो 30 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं जैसा कि पिछले वीडियोस में के सुझावात्मक अनुसार हम करेंगे। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। ये सारी जो नीचे अवस्थाएं दी गई हैं, ये कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके अनुसार दी गई हैं। तो आपने एक स्टेटमेंट है, इसको पढ़ के हम लोग जो है वो किस स्टेज के अंदर है वो स्टेटमेंट लाई करती है, तो वो हमने पहचान करनी है। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानव जाति के लिए, देश विदेश जहां पर भी हो, तो ये जो है आपने ध्यान रखना है। क्या कहना चाहते हैं इसमें जो है इस स्टेटमेंट के अंदर, कि पूरे यूनिवर्सल के लिए, पूरी संपूर्ण मानवता जाति के लिए जो है वो वैध होता है। तो मैं आपको इंग्लिश में भी ये पढ़ रहा हूं। राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन ethical principles of coincidence that are valid for all humanity regardless of law and social agreement। तो इसका जो फर्स्ट है, द इंस्ट्रूमेंट ऑल वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। जैसे अगर मैं बात करूं न्यूटन का लॉ है, तो वो देश के किसी भी कोने में आप चले जाइए तो वो ऑल जगह प्रिंसिपल काम करता है, रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट। तो बिना किसी कानून एवं सामाजिक समझौते के लिए जो ऐसी संपूर्ण मानवता के लिए जरूरी है, वैध है। तो इसको जो कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, इसको कहेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, या यूनिवर्सल एथिकल ओरिएंटेशन। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, तो ये बिल्कुल जो है वो क्या है, ये है सबसे लास्ट स्टेज जो है सार्वभौमिक नैतिक विकास अभिविन्यास। तो जिसमें जो है सार्वभौमिक क्या होता है, सब जगह एक ही जगह पाया जाने वाला। जैसे अगर मैं कहूँ ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, देश की आप किसी भी कोने में चले जाओ वहां पर इसी पॉलिसी का पालन किया जाता है। तो जो न्यूटन का लॉ है वो हर जगह जो है वो इसी तरह काम करता है। तो ये किसी भी तरह के समझौते एग्रीमेंट के बिना भी ये पूरी मानवता के लिए काम करता है। तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो ये कोहलबर्ग की सबसे लास्ट जो स्टेज है, द यूनिवर्सल एंड एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन इज द राइट आंसर। तो इसमें आपने बताना है वन ऑफ द मेजर अकॉम्प्लीमेंट ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस। तो कंक्रीट होता है जो मूर्त चीजें आप देख सकते हो। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। हाँ जी, प्रमुख कौशलों में से एक है। जो कंक्रीट आपने बताना है, कंक्रीट हमने इसमें से बताना था कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज का अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक प्रमुख कौशल आपने बताना है सजीवात्मक चिंतन, सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, या द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो कंक्रीट चीजें जब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एबिलिटी टू कंजर्व, सुरक्षित रखने की योग्यता। यानी जो चीज आप देख लेते हो, अगर आप टीवी है, फिल्म है, तो जी वन टाइम सीइंग इज बेटर देन
देन 100 टाइम टेलिंग्स। तो 100 बार कहने से अच्छा है एक बार अगर आप चीज को दिखा देते हो तो वो एबिलिटी टू कंजर्व, सुरक्षित रखने की योग्यता जो है वो पैदा हो जाती है। जैसे रामायण महाभारत है, टीवी पे हमने देखी है, तो वो कंजर्वेशन है, वो हम लोग देख रहे हैं तो वो हमारे परमानेंट होगी हमारे लिए। तो वो जो कंक्रीट चीजें हैं वो परमानेंट हो जाती है, उसको हम ध्यान से सुरक्षित रख सकते हैं। तो दूसरा जो है वो बिल्कुल सही है। जीन प्याजे एवं ले वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? कंस्ट्रक्टिविटी सच एज जीन प्याजे एंड लीव वाइगोस्की व्यू लर्निंग एज एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सेज, पैसिव रिपीटिव प्रोसेस या प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। तो कंस्ट्रक्शन करनी है नॉलेज का क्लास के अंदर तो वो प्रोग्रेसिव बन जाती है। उसमें जो लीव वाइगोत्स्की है वो लर्निंग को क्या मानते हैं कि वो कौशलों का अर्जन है, वो कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सेज है, वो निष्क्रिय आवर्ती प्रक्रिया है, या वो सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। तो बिल्कुल इट इज प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। तो बच्चे जो है सक्रिय रहकर उस क्लास के अंदर एक्टिव एंगेजमेंट, एक्टिव रहकर एक्टिव लर्नर की तरह वो जो है वो चीजों को खुद मीनिंगफुल बनाए क्लास में, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन अप्रोच। समाचार पत्रों से कहानियों एवं कथनों का चयन करना। तो सिलेक्टिंग एंड रिप्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड क्लिपिंग्स फ्रॉम न्यूज़पेपर दैट portray both men and women in non-traditional roles in an effective strategies too। समाचार पत्रों से कहानियां एवं कथनों का चयन करना एवं उनको प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों की जो है गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? हाँ जी स्टूडेंट्स, तो इसमें जो है प्रमोट जेंडर बायस कर रहा है, प्रमोट जेंडर कंसिस्टेंसी कर रहा है, या एनकरेज कर रहा है स्टीरियोटाइप जेंडर रोल्स को, या काउंटर कर रहा है उन लैंगिक और जेंडर जो है रूढ़ियों का सामना करने के लिए। तो देखो अगर जब सिलेक्टिंग है, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो गैर परंपरागत भूमिकाओं भी लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां ये कर सकती हैं, लड़के ये नहीं कर सकते। अगर मान लो रोने की बात है, गॉसिप्स की बात है, हम कहते हैं कि लड़कियों का ये परंपरागत भूमिका है, लेकिन इसके अंदर वो गैर दोनों को अलग अलग नहीं दिखा रहा। तो ये जो है वो क्या कर रहा है, तो ये सामना करने के लिए बिल्कुल लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए जो है वो काम कर रहा है। जेंडर बायस को बिल्कुल बढ़ा नहीं रहा, बिल्कुल स्थिर पर काम नहीं कर रहा। बढ़ाना तो होता है जब परंपरागत तरीके से मैन कैन डू दिस एंड वीमेन कैन डू दिस, वो है कि जब आप रूढ़िवादिता लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को आप बढ़ाते हो या उसको साथ चलते हो। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप्स है, रूढ़ियों का सामना करने के लिए हम लोग ऐसा काम कर, बल्कि लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी फुटबॉल खेल सकती हैं। तो निम्न में से बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका कौन अदा करता है? Which one of the following play an important role in a child socialization? तो बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका देखो मीडिया भी करता है, स्कूल भी करता है, फैमिली तो है ही प्राइमरी एजेंसी है, और नेबरहुड, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, पड़ोसी भी करती हैं। तो ये जो है इसका जवाब है वो 4 आएगा बिल्कुल। तो इसमें किसी को हम नकार नहीं सकते, मीडिया भी करता है, प्राइमरी एजेंसी है, जैसे अगर मैं बात करूं कुछ प्राइमरी एजेंसी है जैसे फैमिली है तो ये प्राइमरी एजेंसी है, नेबरहुड भी आता है, और मीडिया जो है और स्कूल है ये सेकेंडरी एजेंसी के अंदर आते हैं। तो जैसे दो दो अगर बात की जाए तो ये सारे ही हैं, इसलिए इसका जो 4 जवाब है वो बिल्कुल ठीक है। होवर्ड गार्डनर, एज पर होवर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हाउ वुड द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बी कैटेगराइज्ड? तो ये आपने होवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार आपने बताना है कि इसमें जो वो उसकी 8-9 थ्योरीज थी, उसमें इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्टिक, थेरेपेटिक, तो वो सारी स्टेजेस थी। तो उसमें आपने बताना है किस कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो किसके अंदर आती है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक दी गई है, एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड appropriately to the modes, temperaments, motivation and intention of others। हाँ जी स्टूडेंट, दूसरों की मनोदशा
स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता क्या कहलाती है? देखो जी, इंट्रापर्सनल क्या होता है? अपने आप के साथ। इंट्रापर्सनल तो होता है अपने आप के साथ, यहां दूसरे की बात की है, दूसरे की मनोदशा को पहचानना, दूसरे के स्वभाव को पहचानना, तो वो इंटरपर्सनल होता है। जो वो तीसरा जो है बिल्कुल सही है। इंट्रापर्सनल होता है विद इन वन सेल्फ, अपने आप के साथ। इंटरपर्सनल होता है दूसरों को समझना, दूसरे की मनोभाव, मनोदशा, स्वभाव, तो ये उसको कहते हैं अंतर व्यक्तित्व। बच्चे के मूल्यांकन में कौन से कारण होने चाहिए, ये हमने चेक करना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीजंस फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हो तो इनमें से किस चीज को आप ध्यान में रखोगे? मूल्यांकन क्या आप इसलिए करते हो ताकि आप अचीवर, नॉन अचीवर, हाई अचीवर को लेबल कर सको और उनको अलग अलग कर सकते हो? ऐसा हमारा कभी उद्देश्य नहीं होता कि हम बच्चों को लेबलिंग करते हैं, ये होशियार है, नलायक है, ये उपलब्धि वाले है, ये औसत उपलब्धि वाले। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा जो है वो करता है। हाँ, टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम, बिल्कुल कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए तो हम करते ही हैं, बिल्कुल करते हैं। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, बिल्कुल है, समय के साथ साथ हम पता लगाते हैं भी आज बच्चे ने कितना सीखा है। यूनिट टेस्ट रखते हो, मिड टर्म एग्जाम रखते हो, तो वो समय के साथ जो है बच्चे के आप बिहेवियर में बच्चा कितना सीखा है। तो कई बार हम क्लास रिकैप्चुलेशन भी करते हैं। तो डिस्कस द कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजिंग एरियाज ऑफ द चाइल्ड विद द पेरेंट्स। तो बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो बिल्कुल पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उसमें हम बच्चे कितना क्या कर रहे हैं, कितना कर सकते हैं और कितना अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले को छोड़कर बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा, तो मुझे लगता है ये तीसरे में है। दूसरा, तीसरा, चौथा जो है वो तीसरे में है, तीनों ही होंगे, पहला नहीं होगा बस। Which one of the following is central to the concept of progressive education? तो प्रगतिशील कक्षा के बहुत सारे सवाल आते हैं, जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की के बहुत सारे आते हैं और कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच के बहुत सारे आते हैं। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के सेंटर में क्या है? तो मुख्य के बारे में अवधारणा कैसी है? टेक्स्ट बुक है ये? टेक्स्ट बुक सेंटर लर्निंग है? नहीं। बिलीफ इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड, तो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट या एक्सटर्नल मोटिवेशन एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट पैरामीटर्स क्या है? तो बिल्कुल प्रगतिशील शिक्षा क्या है? जिसमें बच्चे की क्षमता और संभावना के ऊपर आप विश्वास करो। बिलीव इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड, हर व्यक्ति के अंदर, हर बच्चे के अंदर क्षमता है, हर व्यक्ति के अंदर, हर बच्चे के अंदर संभावना है, पर उसकी संभावना का विश्वास करो उसके ऊपर और उसको एक्टिव लर्नर्स बनाओ। विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट इट इज इंपॉर्टेंट। तो नो टू मैन आर लाइक सेम दैट, कभी भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। तो इसका जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए आप क्या करोगे? वंशागत विशेषताओं पर विचार करना, जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना, जो लोगों को प्रभावित करते हैं। शरीर एवं दिमाग के परिपक्व पर विचार करना, या वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरण कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल क्लियर है कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट प्लेज एन इक्वली इंटरप्ले रोल। तो दोनों ही है, हेरिडिटी भी है, एनवायरनमेंट भी है, दोनों से जो है वो एक पर्सनैलिटी का निर्माण होता है। टू कंसीडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड देयर इंटरप्ले, दोनों का। तो इनमें कौन सा जो है विकास का सिद्धांत नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत जो है वो नहीं है? तो विकास जो है उस इंडिविजुअल डिवेल्प्स एट डिफरेंट रेट्स, तो जो है बिल्कुल अगर हम कहें कि हर व्यक्ति का विकास अपनी अपनी गति से होता है। तो डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, तो विकास जो है वो क्रमिक होता है। तो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है। तो जैसे जैसे हम इन्फेंसी, चाइल्डहुड, तो आपने पढ़ा होगा। तो विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय निर्धारित होती है। तो मुझे लगता है तीनों सही है। नहीं, तो आपका वातावरण में पूरा प्रभाव पड़ता है विकास, आपके विकास के ऊपर। तो प्रकृति जन्म से ही नहीं होती, बाद में कितने ऐसे कारक हैं, बाद में कितने ऐसे कारक हैं जो आपके व्यक्तित्व को, आपके विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसका मतलब जो 4 है ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। जैसे जैसे समय बढ़ता है ना, आप लोग आगे बढ़ते हो, तो विकास की जो रेट है, विकास का जो दर है, वो धीरे धीरे घटती जाती है। जैसे हम कहें इन्फेंसी में बहुत ज्यादा, चाइल्डहुड में, अर्ली में थोड़ा सा कम, फिर उसके बाद थोड़ा तेज हो जाता है, फिर धीरे धीरे जो है वो घटित होता रहता है समय के साथ साथ। बिल्कुल। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। शिक्षक जो है वो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से अधिक इंटरेक्शन करते हैं, ओवरऑल इंटरेक्शन। तो इसका सही विवेचन क्या है? बॉयज हैव मच मोर एकेडमिक कैपेबिलिटीज देन गर्ल्स? नो, बॉयज नीड मोर अटेंशन देन गर्ल्स। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग। बॉयज आर इजियर टू मैनेज देम अदर देन गर्ल्स। तो गर्ल्स की बजाय जो है वो बॉयज को कंट्रोल करना जो है वो आसानी से किया जा सकता है, लड़कियों को कंट्रोल। तो जो कुछ स्टडीज हुई हैं, तो जहां भी ऐसी बात आ जाए जिसमें लड़के लड़कियों का कोई अंतर दिया हो, तो वो चीजें क्या करती हैं, वो देयर इज एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक सशक्त उदाहरण दे रहे हो आप लोग। इसका मतलब लिंग पक्षपात कर रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि लड़कों से की बजाय लड़कियों से, काफी रिसर्चेज हुई हैं, तो पता चला है कि टीचर्स जो है वो ओवरऑल इंटरेक्शन जो है विद बॉयज देन गर्ल्स। तो शिक्षक जो है लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। तो अपेक्षा आ गया ना, दोनों को अलग अलग कर दिया। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग। एक समस्या को मूल एवं अभिसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी प्राथमिक विशेषता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग किसके साथ संबंधित है? इगोसेंट्रिक, इंपेयर्ड, क्रिएटिव, या चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो स्टूडेंट जैसे कि बिल्कुल क्लियर है कि जो क्रिएटिव चिल्ड्रन है दे आर डाइवर्जेंट थिंकर्स। एक समस्या को अलग अलग चीजों से, अलग अलग साधनों से, अलग अलग दिमाग से, अलग अलग सोल्यूशन से सोल्व करना जो है ये प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रिएटिव चिल्ड्रंस की। तो दृष्टि रूप से बाधित जो बच्चे हैं, जो विजुअली चैलेंज बच्चे हैं, उनके साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार का जो अनुदेशन है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, अनुकूलन करने चाहिए? स्पीक क्लियरली एंड यूज ए लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल, यूज अ वैरायटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशंस, orient herself so that the students can watch her closely, focus on a variety of written tasks, especially worksheets। तो लिखने का तो ऐसी आंखों वाला काम तो कोई कर ही नहीं सकते। तो स्पष्ट रूप में बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में, जैसे टाकेटिव कैलकुलेटर्स आते हैं, बोलने वाले यंत्र, स्पष्ट रूप में बोलना। तो इनके पास 6 बिंदुओं का एक सेल होता है। लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का जो है वो आविष्कार किया था, और उन्होंने बताया था, वो स्वयं ब्रेल मैन थे। तो जो लुइस ब्रेल थे वो स्वयं ही अंधे व्यक्ति थे, तो वो विजुअली चैलेंज थे। तो जो टाकेटिव कैलकुलेटर्स है, बाय टच 6 बिंदुओं का एक सेल होता है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। स्पष्ट रूप में बोलो और लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल, ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करो जो छूकर महसूस करें, बच्चे कर सके, और बच्चे जो डोर्स है ना उनको छू के वो उसको देखते हैं क्या बोलना है। कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग डैश इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। तो सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? शुड बी एक्टिवली प्रमोट, डिस्करेज नहीं करेंगे, ओकेजनली नहीं करेंगे, शुड नॉट बी यूज। तो कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर वो हमें क्या करनी चाहिए? क्लास के अंदर बिल्कुल आसान है, शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड, सक्रिय रूप से उसको आगे बढ़ाएंगे। तो समावेशी कक्षा का जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट इन एन यूनिवर्सल क्लासरूम।
हाँ जी, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव लर्निंग या इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। तो कौन सा जो है वो समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो बिल्कुल इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान जो है, विशिष्ट शिक्षा योजना। तो इंक्लूसिव क्लासरूम के बारे में हम पहले भी कर चुके हैं कि सभी बच्चों को एक क्लास में इंक्लूड करके पढ़ाना, समान मौके देना। तो मान लो विशेष एबल्ड बच्चे हैं कोई, तो उनको भी आप नॉर्मल स्कूल्स के अंदर, इंक्लूसिव स्कूल्स के अंदर उनको डालो, नॉर्मल स्कूल्स में डालो, और वहां पर इनके लिए जो प्लान है वो विशिष्ट प्लान बना के और पढ़ाओ, ऐसे बच्चों को एक साथ मौका दो। तो RT 2009। अगला है अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो आपने पेयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक के साथ जो मैच करता है वो आपने करना है। तो हियरिंग इंपेयर्ड कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड विजुअल इंफॉर्मेशन। तो यहां सुनने वाले बच्चे जो हैं दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते। तो मुझे लगता है ये भी गलत है। ये सही है? श्रव्य सही है। हाँ बिल्कुल, ये आपने देखना है करेक्टली मैच कर रहा है, तो ये मैच नहीं कर रहा, ये सही नहीं है। पठन अक्षमता, डिस्लेक्सिक लर्नर, लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी, बिल्कुल ठीक है। पठन अक्षमता जो है वो क्या है? वो अधिगमकर्ता जो है वो धारा प्रवाह, पढ़ने एवं लिखने की कमी है, बिल्कुल। तो डिस्ग्राफिया जो है वो राइटिंग फ्लुएंसी डिसऑर्डर है, और जो डिस्लेक्सिक है, डिस्लेक्सिया है, वो एक रीडिंग डिसऑर्डर है, तो ये सही है। क्रिएटिव लर्नर्स हाइपर एक्टिव, स्लो इन कंप्लीटिंग वर्क। नो 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 नो, क्रिएटिव लर्नर तो बड़े तेज होते हैं काम करने में, बड़े जल्दी से फट से काम कर लेते हैं, ये तो गलत है। और ADHD अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर जो है, लर्नर्स हाई मोटिवेशन कैन सस्टेन अटेंशन फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, बिल्कुल नहीं। तो जो बच्चे जिनका अटेंशन डेफिसिट है ना, वो कभी भी लंबे समय पर टिक के नहीं बैठ सकते, लंबे समय तक अपना विजन नहीं बना सकते, लंबे समय तक वो है अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकते। तो ये भी गलत है। इसका मतलब पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है, दूसरा बिल्कुल सही है कि डिस्लेक्सिक लर्नर जो है दैट इज कॉल्ड लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी, दूसरा सही है। Which one of the following does not result in meaningful facilitation of learning? तो अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है, does not कनेक्टिंग न्यू नॉलेज टू प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, मुझे लगता है ये तो होती है। प्रमोटिंग रिपीटेशन एंड रिकॉल, यूज ऑफ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल्स, ये भी होती है। एनकरेज मल्टीपल वेज ऑफ लुकिंग एट अ प्रॉब्लम, तो एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी हो सकता है, होता है। तो अगर आप अधिगम को सरल बनाना चाहते हो, आसान बनाना चाहते हो, सुगम बनाना चाहते हो, सरस बनाना चाहते हो, तो ये होगा। और उदाहरणें दोगे, गैर उदाहरणों को प्रयोग करोगे, बिल्कुल होगा। पहले से विद्यमान पूर्व ज्ञान परीक्षण से आप नए ज्ञान को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पीके टेस्टिंग करते हैं। तो हम लोग पीके टेस्टिंग क्या है? वो क्रिएटिंग न्यू नॉलेज है, तो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर। लेकिन जो हम क्या नहीं करते, हम दोहराने एवं स्वर्ण करने को बढ़ावा कभी नहीं देते हैं। तो जो फैसिलिटेट करने के लिए इसमें नहीं आएगा, बाकी तीनों चीजें एग्जिस्ट हैं। तो स्टूडेंट आप हमारे ज्वाइन करें फ्री टेलीग्राम ग्रुप को, जिससे हम लोग सीटेट को क्रैक करने में हमें जो है हेल्प मिलेगी। तो ज्वाइन फ्री टेलीग्राम ग्रुप फॉर ऑल पीडीएफ्स, सर्च सावल सीटेट ऑन टेलीग्राम, सावल सीटेट मिशन सीटेट सावल क्लासेस के नाम से है। तो काइंडली चेक डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो फॉर इंपॉर्टेंट लिंक्स। तो नंबर आपके सामने दिए गए हैं स्क्रीन पर, तो आप कॉल करके जो है किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो सीटेट में आपने देखा होगा बड़े बड़े लंबे लंबे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ठीक, आपको आसान लगेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिस्टेंट विद द कंस्ट्रक्टिव इट्स एनवायरमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। तो विद्यार्थियों को जटिल सार्थक समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं, बिल्कुल। तो स्टूडेंट विल कोलैबोरेटिव, यस। तो टीचिंग एलिस्ट स्टूडेंट्स, शिक्षण प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचार एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं, ये भी सही है। तो टीचर्स एम्प्लॉय स्पेसिफिक एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट
strategies and give feedback on products rather than their process. तो कभी भी टीचर जो है वो फीडबैक पर जोर ज्यादा नहीं देते, बल्कि वो प्रक्रिया पर जोर देते हैं। तो यहां पर ये गलत लिखा हुआ है 4 नंबर में। मुझे लगता है बाकी सारी चीजें पॉजिटिव है, लेकिन 4 नंबर में जो बजाय आ गया ना कि प्रक्रियाओं की बजाय फीडबैक देते हैं, नहीं, तो हम जो अध्यापक है वो प्रक्रिया पर ज्यादा जोर देता है बजाय की फीडबैक के। तो 4 नंबर जो है वो सही नहीं, अनुकूलन नहीं हो सकता। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, डैश बजाय के। लर्निंग गोल्स, परफॉर्मिंग गोल्स, परफॉर्मिंग गोल्स, लर्निंग गोल्स, फेलियर अवॉइडिंग गोल्स, मार्क्स सीकिंग गोल्स, नो, मार्क्स सीकिंग गोल्स, फेलियर, नो। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य है बिल्कुल के लिए प्रोत्साहित किया जाए, बजाय कि प्रदर्शन करे। दिखाना कोई नहीं है, लेकिन जो लर्निंग गोल्स आपने अचीव करने हैं, बजाय के प्रदर्शन कोई जरूरी नहीं है। हाँ, लर्निंग गोल्स को अचीव करना जरूरी है, लेकिन प्रदर्शन लक्ष्य नहीं है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज? तो जब आप लर्निंग स्ट्रैटेजीज बना रहे हो तो इनमें से क्या चीज जो है सबसे ज्यादा आपको फायदेमंद देगी? सेटिंग गोल्स एंड टाइम टेबल्स, बिल्कुल। अगर आपने सोचा कि सीटेट क्रैक करना है तो आप गोल आपका आ गया सामने और आप टाइम टेबल बना रहे हो कि मैं सीडीपी को दूंगा, लैंग्वेज को दूंगा, मैं मैथमेटिक्स को दूंगा, मैं एसएस को दूंगा। तो कंसेप्ट मैप आप बनाओगे, बिल्कुल बनाएंगे। थिंकिंग ऑफ एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स के बारे में सोचेंगे। एक्सप्लेनिंग टू द पीयर, हम उम्र साथी को समझाना, बिल्कुल कर सकते हो। और सेल्फ क्वेश्चनिंग, मैंने कितनी तैयारी कर ली, तो मुझे लगता है ये सारी चीजें ही आएंगी। बिल्कुल सारी चीजें ही जो है वो होती हैं। अपने आप से प्रश्न करना, हम उम्र जो आपके साथ तैयारी कर रहा है उसको समझा सकते हो आप। उदाहरणों और गैर उदाहरणों के बारे में सोच सकते हो। संगठनात्मक चार्टों, अवधारणात्मक के नक्शे बना सकते हो। तो सारी चीजें आप कर सकते हो, सब भी ठीक है। तो इसका 4 नंबर इज द राइट आंसर। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन, तो मोटिवेशन इज द रोड, गोल्डन रोड ऑफ लर्निंग। तो मोटिवेशन जो है वो सीखने की सुनहरी सड़क है, साइकोलॉजिकल है। तो ये इसमें बाहरी बाह्य प्रेरणा, एक आंतरिक प्रेरणा होती है, एक बाह्य प्रेरणा होती है। तो बाह्य अभिप्रेरणा का कौन सा उदाहरण है? मैं अपना गृह करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। गृह कार्य करने में मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक निहित कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर गिव्स अस मार्क्स फॉर ईच असाइनमेंट। तो जो मार्क्स देना है ईच असाइनमेंट के लिए, वो आपका बाहरी आपको जो है वो मिल रहा है कि मुझे अच्छे अंक तभी मिलेंगे जब मैं अपना होम असाइनमेंट, मैं अपना गृह कार्य पूरा करूंगी। तो अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मैं अपना गृह कार्य रोज करती हूँ। तो ये जो है एक्सटर्नल मोटिवेशन का उदाहरण है। इन अ प्राइमरी क्लासरूम अ टीचर शुड, एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। तो प्राइमरी क्लास के अंदर आप बोथ एग्जांपल्स एंड कंक्रीट, तो गिव बोथ एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स, उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों ही देने चाहिए ताकि बच्चे जो है वो जल्दी सीख सके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग इन एजुकेशन? निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? खुद बच्चे सीखे, एक्सप्लोर करें, डिस्कस करें, ट्रांसमिट करें, इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाएं। दंडात्मक साधनों का प्रयोग नहीं। तो बिल्कुल 1 मुझे लगता है बहुत अच्छा है कि जब बच्चे खुद एक्टिव लर्नर्स, कंस्ट्रक्टिव क्लास का जमाना है, तो खुद चीजों को एक्सप्लोर करेंगे और डिस्कस करेंगे, अन्वेषण करेंगे स्वयं, और उस पर परिचर्चा अगर आप करने के लिए कहोगे तो वह उनकी जो है अर्थ निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। तो चिल्ड्रन एरर्स क्या है? बच्चे की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं, मिसकंसेप्ट क्या है? तो पहले ही हमने बात की थी कि हिंड्रेंस नहीं है, इग्नोर नहीं कर सकते, और ये इंफीरियर जो है वो नहीं है। ये क्या है? आर अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो जो बच्चे की एरर्स है, बच्चे की गलतियां हैं, वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्या है स्टूडेंट्स? एक महत्वपूर्ण कदम है। चिल्ड्रंस एरर एंड मिसकंसेप्शंस आर अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस।
तो ये इससे बच्चा सीखता है। इन द कंस्ट्रक्टिविटीज फ्रेम चाइल्ड इज व्यूड एज, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जा सकता है? हाँ जी, तो लघु वयस्क के बारे में कोरी पटिया खाली स्लेट के लिए निष्क्रिय प्राणी या प्रॉब्लम सोल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। तो जो नया शिक्षा प्रावधान आया है उसमें बच्चे को क्या कहा गया है? ए प्रॉब्लम सोल्वर, एक समस्या समाधान करने वाला, एज एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। तो ये जो है एक समस्या समाधान करने वाला और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, तो साइंस की तरक्की के युग के अंदर हम रह रहे हैं, तो द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर इज द राइट आंसर एंड अ प्रॉब्लम सोल्वर। ए टीचर रोल व्हाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास, एक अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? मूक दर्शक होना चाहिए, कक्षा को छोड़ देना चाहिए, बच्चे को स्वयं करने के लिए देना चाहिए? नहीं, नहीं। उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार है, प्रतिभाशाली बच्चे हैं। नो, इज टू बी सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप, बिल्कुल ठीक है। तो वो क्या करे? सहयोगात्मक बने और प्रत्येक समूह की निगरानी करे, एक मूक दर्शक ना बना रहे, एक चिल्ड्रन जो है वो उसके ऊपर ना छोड़ दे। बट ए टीचर्स रोल while using cooperative learning in her class is to be supportive and monitor each group is the right answer. Which one of the following statement denotes the relationship between development and learning correctly? तो डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच जो स्टेटमेंट है, अधिगम और विकास के बीच सही संबंध को क्या चीज सूचित कर रही है? डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर नॉट रिलेटेड, ऐसा नहीं है, दे आर इंटर रिलेटेड। तो लर्निंग टेक्स प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ, अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, ये हो सकता है। अधिगम की हो सकता है या नहीं? तो विकास और अधिगम संबंधित नहीं है, तो ये गलत है स्टूडेंट, क्योंकि दे आर इंटर रिलेटेड। तो हमने इसमें सही तरीके को ढूंढना है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, तो ऐसा नहीं होता, विकास को साथ ही घटित होता है। तो रेट ऑफ डेवलपमेंट, रेट ऑफ लर्निंग फार एग्जिट्स द रेट ऑफ डेवलपमेंट, अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है। रोज स्कूल जाते हो, रोज पढ़ते हैं, तो ये हो सकता है, बिल्कुल होता है, ऐसा होता है या नहीं बताओ? तो बिल्कुल ओके जी। तो रेट ऑफ लर्निंग, ये ऐसा नहीं है बराबर ही चलते हैं साथ, तो ऐसा भी जो है वो नहीं है। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट, तो ये बिल्कुल ठीक है। विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और जो है वो अंतर निर्भर होते हैं, तो ये अलग नहीं हो सकते। अधिक होती है, नो, नहीं घटित हो सकता, संबंधित नहीं है, तीनों गलत है। तो इनका साथ साथ चलते हैं, ये ध्यान रखना, लर्निंग भी और डेवलपमेंट भी। तो डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। पियाजे के अनुसार संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने का व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? तो इसमें देखो मेंटल टूल्स है, स्कीमास है, इमेजेस है, तो मेंटल मैप्स है। तो स्कीमा की बात हम सब जानते हैं कि जीन पियाजे ने की थी, ए पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो स्ट्रक्चर की बात उन्होंने की थी, तो स्कीमास बिल्कुल ठीक है, स्कीमास। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। Which with an appropriate question suggestion the child understanding can be extended far beyond the point which she could have reached alone. Which construct does the above statement highlight? So ZPD, equilibrium, conservation, intelligence. तो ZPD जो है बिल्कुल ठीक है कि उसकी सीमा का क्षेत्र बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। तो दैट इज कॉल्ड वाइगोस्की ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जो उसकी मदद होगी तो वो उसका फोल्डिंग हो जाएगा। तो ZPD इज द राइट आंसर, क्योंकि वो जो है उसको आगे ले जाया जा सकता है, उसकी अधिगम जो है उसका जो संभावनाएं हैं उनको विकसित किया जा सकता है। तो ली वाइगोस्की मेंटल कैपेसिटीज ट्रांसफॉर्म इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेस प्राइमरी थ्रू वेस। तो ली वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? तो बिल्कुल इन्होंने किसकी बात की थी स्टूडेंट? ली वाइगोस्की जो है सोशल इंटरेक्शन के द्वारा।
तो इनको जो है सामाजिक पारस्परिक अंतरक्रिया का सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक अंतरक्रिया का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो सामाजिक पारस्परिक क्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में आप बदल सकते हो। सोशल इंटरेक्शन इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे सीटेट का जो पेपर है जुलाई 2019 का, पेपर 2 सीडीपी का। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप सावल क्लासेस का ये नंबर आ रहा है, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट नए पेपर के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए गुड बाय।